चीज का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है उसके लिए हमें थायराइड ग्लैंड को समझना इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है आपका। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में से, जैसे कि पेनक्रियास भी आपका एक ग्लैंड में भी आते हैं। अब ये ग्लैंड्स का क्या होता है, हॉर्मोन्स जो है वो बना के ब्लड में सिक्रेट करता है, यानी कि हॉर्मोन्स को ब्लड तक पहुंचाता है। और फिर वो ब्लड से जाके जहां जहां जो जो जहां पे काम होता है वहां पे ब्लड के थ्रू जाके वहां तक पहुंचता है, राइट। सो थायराइड भी जो ग्लैंड है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी एक बटरफ्लाई शेप का होता है, ये आपके गले के इस पार्ट में ही होते हैं, गर्दन के। तो इधर आपका थायराइड ग्लैंड होता है एंड बटरफ्लाई शेप का होता है। फ्रंट ऑफ द नेक होता है, यानी कि नेक के ये वाले सामने वाले पार्ट में ही होते हैं। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स है इस थायराइड ग्लैंड का भी, कि बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है उसको वो थ्रू आउट द बॉडी रेगुलेट करके रखते हैं। एंड एक वो हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को यूज करते हैं थायराइड ग्लैंड, वो है आयोडीन। तो ये आपका बेसिक थायराइड का हो गया। अभी मेटाबॉलिज्म, जैसे कि कहा कि मेटाबॉलिज्म ये जो है हमारा रेगुलेट करते हैं, देन हाउ। सो आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो हमें पता है कि थायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं। फिर थायराइड हार्मोन भी आपका दो टाइप का होता है, एक तो T3 एक तो T4, राइट। सो थायराइड ग्लैंड हो गया, और एक हार्मोन है और एक है कैल्सिटोनिन। तो ये तीन थायराइड ग्लैंड आपका हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है। बट रिलीज कब करता है एंड कैसे करता है, क्यों करता है, वो चीज हमें थोड़ा सा समझना है। ये भी हार्मोन रिलीज जो है आपका ब्रेन संभालते हैं। ब्रेन का एक स्पेशल हिस्सा जो है हाइपोथैलेमस, वो आपका मेन जो है एक मैनेजर जैसे होता है, तो वो आपका थायराइड हार्मोन्स के मैनेजर होता है। तो वो मैनेजर क्या करेंगे, अपने असिस्टेंट को थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू मैसेज भेजता है, जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे कि हमारे बॉडी में थायराइड का हार्मोन की कमी हो गई। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेंगे, वो असिस्टेंट मैनेजर जाके वो मैसेज भेजते हैं आपके थायराइड ग्लैंड को। कैसे मैसेज पहुंचाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू वो मैसेज पहुंचाता है कि आपके बॉडी में थायराइड की कमी हो गई, सो यू स्टार्ट रिलीजिंग। आप थायराइड जो हार्मोन्स है उसको बनाना चालू कीजिए एंड रिलीज करना चालू कीजिए। अब वो हो गया। और अभी थायराइड रिलीज कर रहे हैं, अभी क्या होगा कि हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर नीड ही होता है कि इतना इतना तक ही हमें थायराइड हार्मोन की जरूरत है। तो जब उससे ज्यादा हो जाता है तो एक नेगेटिव फीडबैक भी जाता है कि अभी हो गया बस, और अभी बॉडी को नहीं जरूरत है। तो क्या करता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जो मैसेजेस जिस रूट से भेज रहे हैं उसको बंद कर देते हैं कि नहीं, अभी और बनाने की जरूरत नहीं है। सो बेसिक थायराइड मेटाबॉलिज्म यही है कि इसी तरह से आपका मैसेजेस पास होता है एंड उसी तरह से आपका थायराइड ग्लैंड में जो है वो मैसेज जाके फिर वो हार्मोन बनाने लगता है। अभी दिक्कत कहाँ आता है, थायराइड का दिक्कत कहाँ आता है, वो आपका बेसिकली दो तीन जगहों में आते हैं। एक तो होता है कि जो मैसेज भेज रहे हैं, जैसे कि THS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो या तो मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, या तो मैसेज भेजे ही जा रहे हैं और जो नेगेटिव फीडबैक है, यानी कि बॉडी अगर आपका बोल रहे हैं थायराइड ग्लैंड को कि अभी काफी थायराइड है, अभी बनाना बंद करो, वो फीडबैक आपके वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो दो चीजें इसमें होते हैं। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि या तो मैसेज कम बनाता है, तो क्या होता है कि आपके बॉडी में T3 T4 की कमी हो जाता है। जब ज्यादा बनाने लगता है वो मैसेज तो फिर आपका बॉडी में ज्यादा हो जाता है। तो एक थायराइड की कमी होती है, एक में थायराइड की ज्यादा होता है। सो फंक्शंस क्या है, अभी थायराइड का बहुत सारा सेवरल फंक्शंस है, बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं इसमें, जैसे कि थायरोक्सिन जो कि T4 होता है। अब ये क्या करता है कि अ, पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये संभालता है। अभी ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट है, बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीजों को संभालता है। मेटाबॉलिज्म में आपका खाने पीने का भी, न्यूट्रिएंट का भी उसमें डाइजेस्ट करना, अब्जॉर्व करना, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों आ जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपका होगा कि ग्रोथ फैक्टर का भी इसमें एक पार्ट होता है। डेवलपमेंट में
कितना आपका बॉडी का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, वो सारा है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। एंड ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब बच्चा पैदा होता है, चाइल्डहुड के टाइम पे थायराइड हार्मोन एडिक्वेटली आपके बॉडी में प्रेजेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। सो अगर बचपन में अगर किसी का अगर थायराइड हार्मोन की कमी हुई तो वो ब्रेन भी डेवलप नहीं हो पाता है। सो बहुत क्रूशियल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बहुत क्रूशियल है आपके इवन बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में। सो अभी थायराइड का जो, जैसे कि मैंने डिसऑर्डर का बोला कि वो मैसेजेस ज्यादा भेजते हैं, कम भेजते हैं, तो हमारे बॉडी में थायराइड की कमी होता है, किसी किसी में ज्यादा होता है। सो जो कमी होता है थायराइड हार्मोन का उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, एंड जब ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अभी इन दोनों के अलावा और दो प्रॉब्लम्स होता है, एक तो गॉइटर और एक तो थायराइड नोड्यूल्स। अब इसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। तो सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में जैसे कि मैंने कहा कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं थायराइड हॉर्मोन्स। अभी ये आपका प्रॉब्लम जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा मैसेज जो है वो भेज नहीं पा रहे हैं सफिशिएंट अमाउंट में। वो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, टीएचएस है या तो टीआरएच है, ये दोनों का मैसेजेस प्रॉपरली वो भेज नहीं पा रहे हैं थायराइड ग्लैंड तक, मैसेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो नहीं बना रहे हैं हार्मोन। तो इसके वजह से मेन जो ओरिजिनेशन होता है वो आपके हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड से हो सकता है। एंड इसमें काफी ज्यादा नोटिसेबल सिम्टम्स, अभी कुछ भी हमारे बॉडी में दिक्कत होता है तो उसका सिम्टम्स हमें दिखने लगता है, राइट। बट अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, लोगों को नहीं पता चलेगा कि उनको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है। तो ये काफी मिडिल एज या ओल्डर वुमेन को मोस्ट ऑफनली अफेक्ट करता है। एंड ये जो प्रॉब्लम है ये आपके इन्फेंट्स में भी हो सकता है। सो मैक्सिमम लोगों का हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम रहता है, बट हाइपोथायराइडिज्म भी मोस्टली वुमेन को अफेक्ट करते हैं एंड बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट करते हैं। एंड इसका अलग अलग सिम्टम्स या तो बॉडी में ऐसा साइंस हो सकता है जिसके वजह से आप समझ पाएंगे या तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको हाइपोथायरायडिज्म है कि नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि इसका सिम्टम्स जो है अर्ली स्टेज में वो नहीं पता चलता है। सो अगर हाइपोथायरायडिज्म के अलग अलग सिम्टम्स है, जैसे कि मेंटल फॉगीनेस, मेंटली आप भूल रहे हैं, धुलना धुलना जैसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मेंटल फॉगीनेस एक सिम्टम हो सकता है। क्योंकि थायराइड नहीं बन पा रहे हैं, थायराइड का डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से है, आपके मेमोरी से है, तो इसलिए सबसे पहले आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। फिर ऐसा होता है कि स्किन जो है वो ड्राई फील करने लगता है, कोई भी मौसम हो आपका स्किन बहुत ड्राई है, ये एक हो सकता है। नेक्स्ट है कि बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, पेन, मसल्स में, जॉइंट में दुखना, स्टिफनेस आना, जैसे कि मसल जो है वो आपका स्टिफ हो गया है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट्स का, वो जॉइंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहा, स्वेलिंग होने लग गया। लोगों को ऐसा लग सकता है कि मुझे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली वो हाइपोथायरायडिज्म के वजह से भी हो सकता है। जॉइंट्स में स्वेलिंग आना, स्टिफनेस आना, पेन होना, ये सब हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, अभी सोचिए किसको पता चलेगा कि मुझे हाइपोथायरायडिज्म है, इसके वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन उसका एक सिम्टम है, राइट। हमें नहीं पता होता है ये चीज। सो कॉन्स्टिपेशन भी उसका एक सिम्टम हो सकता है। हेयर फॉल का इश्यू, बहुत ज्यादा हेयर्स आपका गिर रहे हैं, मसल्स एंड जॉइंट एक, जैसे कि मैंने कहा दुखना मसल्स में, जॉइंट्स में। एनलार्ज्ड गोइटर, अभी आपका कभी कभी ये थायराइड जो है ये फूल भी जाता है, थायराइड ग्लैंड में भी सूजन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा नेक का पोर्शन जो है वो आपको सूजा सूजा सा लग सकता है, जो कि एक हाइपोथायरायडिज्म का सिम्टम हो सकता है। सेंसिटिव टू कोल्ड, थोड़ी सी ठंडी हुई नहीं कि आप बीमार हो गए, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, बहुत ज्यादा ठंडी लगना, क्योंकि थायराइड जो है आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। जब वो आपके बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा हार्मोन, तो आपका ठंड, आपका सहने का कैपेसिटी कम हो जाता है। एपेटाइट कम होना, वेट गेन होना, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, और एक्सेसिव वुमेन में ऐसा हो सकता है कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है पीरियड्स के टाइम पे। इतने सारे आपके बॉडी में सिम्टम्स हो सकता है।
तो अभी इसलिए सिम्टम्स के लिए हमेशा आपके नजरें जो है खुला रखिए। आपका जितना भी है आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा ऐसे सिम्टम्स है दैट मीन्स हमें थायराइड का एक बार चेक कराने की बहुत जरूरत है। ब्लड टेस्ट कराइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है कि नहीं है। नेक्स्ट इज हाइपरथायराइडिज्म, जो कि बहुत सारे लोगों को ये आजकल होता है। ये ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। राइट, बहुत कॉमन होता है, कॉमन कॉज होता है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म का एक कॉमन कॉज है। एंड अगेन, ये ज्यादा से ज्यादा वुमेन में होता है देन इन मैन। मैन में भी होता है, ऐसा नहीं है, थायराइड का प्रॉब्लम मैन में भी होता है, बट ज्यादातर ये वुमेन में ज्यादा सुनाई देता है। एंड काफी जेनेटिक लिंक भी होता है। किसी को अगर थायराइड का जेनेटिकली प्रॉब्लम है तो वो फैमिली में ये प्रॉब्लम चला आता है जनरेशन टू जनरेशन। एंड इसमें क्या होता है कि थायराइड जो है वो ओवर एक्टिव होता है। हाइपो में क्या हो रहा है कि वो एक्टिव है ही नहीं, और इसमें कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उस हार्मोन को, जो कि हमारे बॉडी में इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं होता है। सो इसमें क्या हो सकता है, जब थायराइड का हार्मोन ज्यादा रहता है हमारे बॉडी में, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। एंड ये जिन जिन लोगों को हाइपरथायराइडिज्म है, उनका वेट लॉस हो जाता है। हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, नहीं कि कुछ भी खाएंगे पचा के खत्म कर देगा उसी टाइम पे। एनर्जी यूज ही हो रहा है कंस्टेंटली। तो इसके वजह से बॉडी वेट लूज करने लग जाता है। एंड हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर होता है, कि बहुत सारे इम्बैलेंसेस आ जाते हैं आपके। सो इसके वजह से वेट लूज हो सकता है, हार्ट बीट तेज हो सकता है, कभी कभी धीमा हो सकता है। एंड इसके भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अनइंटेंशनली आप खा पी अच्छे रहे हैं बट स्टिल आपका वेट लूज हो रहा है, तो इसके बाद इसका भी रीजन हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। एपेटाइट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ही भूख लगेगा, क्योंकि जो भी खा रहे हैं वो तुरंत ही हजम हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया है। तो इसलिए आपका एपेटाइट भी बढ़ जाएगा, कि खाते रहे फिर भी आपका भूख ही नहीं जा रहा है, ऐसा लगेगा। एंड हार्ट पेल्पिटेशन, जैसे कि मैंने कहा कि धक धक होना बहुत ज्यादा दिल का, ऐसा घबराहट जैसा फील होना बहुत ज्यादा, ये भी एक है। देन रैपिड बीटिंग ऑफ हार्ट, वो कहाँ, उसके वजह से आपको नर्वसनेस एंजाइटी का प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत ज्यादा आप चिड़चिड़ापन हो रहे हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा आपको पसीना हो रहे हैं। फिर हाथ पांव जो है, उंगलियां जो है ऐसा ऐसा हिलने लग गए हैं, कांपने लगे हैं। इसमें भी आपका जो गोइटर है, जो थायराइड ग्लैंड है, वो फुला फुला सा आपको महसूस होगा। गले में ऐसा सूजन जैसा महसूस होगा। बाउल मूवमेंट जो है काफी फ्रीक्वेंट हो जाएगा, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। स्लीपिंग डिफिकल्टी, सोने में दिक्कत होना। हीट सेंसिटिव, इसमें गर्मी ज्यादा लगती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आपको स्वेटिंग ज्यादा और इसमें गर्मी भी ज्यादा होता है। तो देखिए दोनों काफी ऑपोजिट है। हाइपोथायरायडिज्म एंड हाइपरथायरायडिज्म दोनों का सिम्टम्स भी अपोजिट है, तो इसलिए इसको समझ के हमें फिर आइडेंटिफाई करना अर्ली स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए दोनों में कुछ कुछ फिजिकल सिम्टम्स जो कि कोई कोई सिमिलर है, कोई कोई सिमिलर नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं। हाइपोथायरायडिज्म में है लॉस, वो तो दोनों में होता है, हेयर लॉस, हाइपर एंड हाइपो। हाइपो में क्या होता है कि सोच नहीं पाते आप ढंग से। हाइपर में होता है कि आंख में सूजन आ जाना, और दोनों में ही आपका गोइटर का प्रॉब्लम रहेगा, यानी कि सूजन आ जाना। फिर हाइपर में आपका हार्ट रेट जो धीमा पड़ जाएगा, और हाइपो में धीमा पड़ता है, हाइपर में तेज होता है। हाइपो में बहुत ज्यादा थकान होता है, हाइपर में कांपने लगते हैं। हाइपो में ठंडी ज्यादा लगती है, हाइपर में गर्मी ज्यादा लगती है। हाइपो में स्किन ड्राई होता है, हाइपर में स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। हाइपो में वेट गेन होता है, हाइपर में वेट लॉस होता है। हाइपो में पफीनेस आ जाता है, पूरे शरीर आपका ऐसा लगेगा कि सूजा सूजा सा है, सही आपकी आप पफीनेस फील होगी। आप ऐसा वेट गेन जो होता है, ऐसा लगता है कि फूल गए हैं वो इंसान, इस तरह का वो फीलिंग आता है। तो पफिनेस उसको कहा जाता है। एंड फिर हाइपर में आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, डायरिया का प्रॉब्लम है, एपेटाइट इंक्रीज होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाना, मसल्स वीक होना, स्वेटिंग, एंजाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग, ये सब आपका हाइपर में होता है। हाइपो में भी आपका मेमोरी का प्रॉब्लम, याद रखने की दिक्कत होना, कॉन्स्टिपेशन इसमें ज्यादा होता है।
इसमें भी आपका इरेगुलर रहता है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, बहुत ज्यादा आपका सीवियर पीएमएस प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जब बहुत ज्यादा पेट दुखना, कमर दुखना, पैर दुखना, थकान लगना, तो ये सिम्टम्स ज्यादा होता है पीरियड्स के पहले। फिर डिप्रेशन में स्विंग भी होता है, जॉइंट एंड मसल पेन हो सकता है, एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इसमें हाई रहते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा धीमा हो जाता है, तो कुछ भी हम फैट वाली चीजें लेते हैं वो मेटाबोलाइज नहीं होता है और वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे बॉडी में रह जाता है। तो दोनों के अलग अलग सिम्टम्स हैं। सो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से बहुत सारे रिस्क जो है बढ़ जाते हैं, जैसे कि बर्थ डिफेक्ट्स होना, बच्चा पैदा हो रहा है उस वुमेन का तो फिर कुछ कुछ डिफेक्ट्स आ जाना बर्थ पे वो ज्यादा रहता है। हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। फर्टिलिटी इश्यूज, कंसीव कर पाना, वो दिक्कत होता है। फिर आपका हार्ट फेलियर, इन सब का बहुत ज्यादा हार्ट का इशू ज्यादा रहता है। हाइपर में आपका हार्ट प्रॉब्लम जो उसमें भी होता है, बीपी हाई हो जाना, हार्ट फेलियर होना क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हो जाता है आपका हार्ट बीट। इसमें आपका कैल्शियम बहुत लीच होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है, वीक मसल, वेट लॉस, फिर नर्वसनेस, एंजाइटी, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम इसमें भी होता है, स्किन का सूज जाना, रेडनेस, टेक्सचर चेंज हो जाना, आईज का प्रॉब्लम आना, ये सारा का हाइपर में हेल्थ रिस्क रहता है। सो अभी मैंने कहा कि हाइपर के अलावा और दो चीजें हैं, जैसे कि एक है था गॉइटर, आप जैसे देख सकते हैं नेक में कैसा सूजन आ गया, ये एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसको हम गॉइटर कहते हैं। ज्यादातर टाइम ये वीकनेस होता है, एंड कुछ भी अगर गॉइटर अगर रहे तो किसी को खांसी जुकाम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रह सकता है, आपका सांस लेने में दिक्कत हो सकता है क्योंकि वो सूज जाना यानी कि जो सांस की नली को वो छोटा कर देते हैं, प्लस आपका इसोफेगस को भी छोटा कर देते हैं, दबा देते हैं, तो आपको निकलने में दिक्कत होगा। फिर ये काफी ज्यादा इसका जो जिसके वजह से होता है कॉमन कॉज जो है वो है कि आपके डाइट में आयोडीन की कमी की वजह से आपका जो है थायराइड ग्लैंड सूजने लगते हैं। तो ये आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से मोस्टली होते हैं। तो अगेन इसका भी आपको सिम्टम्स इसी तरह से होगा कि निकलने में दिक्कत हो रहा है, दुख रहे हैं, या तो टाइट फील हो रहा है, फ्रीक्वेंटली आपको कफ हो रहा है, आपका आवाज जो है वो एकदम खुरदुरा सा हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो ये सारा गॉइटर के सिम्टम्स हैं। अभी थायराइड नोड्यूल्स, ये भी एक अलग प्रॉब्लम था। अभी ये नोड्यूल्स यानी कि नोड्स बन जाना, आपके ग्लैंड में ही अलग अलग तरह से गांठ बन जाना, तो अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं कि गांठ बन रहे हैं, राइट। तो इसका भी आपका ऐसा हो सकता है कि गॉइटर का प्रॉब्लम जबकि आपके नोड्यूल्स बन रहे हैं। इसी सिमिलरली आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, निकलने में दिक्कत होगा, और इसके वजह से आपका हाइपरथायरॉयडिज्म का भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा है और वो थायराइड हार्मोन बनाया जा रहा है, ये कोई एब्नॉर्मलिटी क्रिएट कर देंगे। सो पोटेंशियल सॉल्यूशन में यही है कि हमें हमेशा मैनेजमेंट में फोकस करना चाहिए। रेगुलर जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं वो रेगुलर हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, हेल्दी डाइटरी हैबिट फॉलो करना, वेट मैनेज करना, एंड न्यूट्रिशन में स्पेशली सेलेनियम, आयोडीन, विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, B12, ओमेगा 3 फाइबर, ये सब तो हमें हमेशा डाइट में रखना ही है ताकि किसी को अगर हाइपर हो ये न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आयोडीन रिच फूड आप सीवीड हो गया, आयोडाइज सॉल्ट है, डायरी प्रोडक्ट्स है, कॉड लिवर ऑयल हो गया, श्रिम्प हो गया, ये सारा आप ले सकते हैं विच आर रिच इन आयोडीन। सेलेनियम में आपका आता है कि ब्राजील नट्स, बेसिकली नट्स एंड सीड्स जो है उसमें सेलेनियम रहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। हाइलीपेटेंट टूना फिश है जिसमें सेलेनियम रहता है, लीन मीट में रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच आप ले सकते हैं, सार्डिन, सैल्मन, सैल्मन ओमेगा में आप ले सकते हैं, फ्लैक्स चिया सीड, ये सब ले सकते हैं। विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड के लिए। सो दूध में वही है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना है दैट इज रिच इन सेलेनियम, जिंक, आयोडीन, B12, इन सब का कमी नहीं होना चाहिए आपके बॉडी में, इसके वजह से आपका थायराइड डिसफंक्शन हो सकता है।
टेक गुड केयर ऑफ गट एंड लिवर। लिवर और गट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेज करना है, हाइड्रेटेड रहना है, प्रॉपर टाइम टू टाइम सप्लीमेंट भी लेना है ताकि हमारे बॉडी में कोई डेफिशिएंसी ना हो। डोंट में क्या करना चाहिए कि जंक फूड जो है उसको आप भूल जाइए, उसको आप कंज्यूम करना छोड़ दीजिए। क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हो गए जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली। थायराइड अगर किसी को है तो ये जो है फूड्स थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं थायराइड प्रोडक्शन में, तो इसकी वजह से इसको अवॉइड करना चाहिए। सोया वाला चीज अवॉइड करना चाहिए, रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, एक्सेसिव आयोडीन भी इसमें अच्छा नहीं होता है। सो आप होल एग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीड्स, नट्स ये सब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तिल वगैरह भी आपको लेना चाहिए। लो ग्लूटेन वाले ग्रेन्स जो है, राइस हो गया, ज्वार है, बाजरा है, ये आपको कंज्यूम करना चाहिए। गुड अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक्स, क्योंकि आपके गट को भी इसमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, ये सब आप ले सकते हैं। प्रोबायोटिक रिच फूड, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ये भी आपको लेना चाहिए। एंड अवॉइड करना चाहिए आपका सोया एसोफ्लेविन्स जो कि आपके थायराइड प्रोडक्शन में दिक्कत करते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हो गया, बहुत ज्यादा फैटी सैचुरेटेड फैट वाले खाना हो गया, शुगरी फूड हो गया, प्रोसेस्ड है, बेवरेजेस जैसे कि कैफीन रिच बेवरेज को भी हम यहाँ पे अवॉइड करने को कहते हैं। सो ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन मैनेजमेंट के लिए स्पेशल। अभी एक्सरसाइज में आपका लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि आप भाग रहे हैं भागे जा रहे हैं, वो आपके कार्डियो में आ गया आपका लो इम्पैक्ट पे आप अलग अलग कर सकते हैं कि आराम से आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, जिससे आपका मूड भी एनहेंस होता है, स्ट्रेस भी कम होता है, एनर्जी भी बूस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। सो सप्लीमेंट्स में आपका कैल्शियम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड इम्बैलेंस की वजह से कैल्सिटोनिन करके हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसका भी रिडक्शन हो जाता है, जिससे आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। सो हमारे कैल्शियम भी इसमें बहुत ज्यादा काम करता है। जिंक जो कि पीएचएस का एक्टिविटी को संभालता है, मैंगनीज आपके बोन सेल्स फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट है। मैग्नीशियम आपका T4 से T3 को कन्वर्ट करने में मदद करता है, विच इज द एक्टिव फॉर्म। विटामिन बी आपका हार्मोन बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। सो कैलमेट बी हो गया, विटामिन डी हो गया, डेली प्लस जिसमें आपका जिंक, सेलेनियम, आयोडीन ये सारा है। एंड नेचुरल बी जिसमें आपका थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। इनोसिटॉल है इसमें जो कि आपके थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज आप ले सकते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी है, प्लस इट्स गुड फॉर योर गट। फाइबर ऑब्वियसली आपके गट के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन को भी सही रहेगा, प्लस आप सभी प्रोबायोटिक भी लीजिए ताकि आपके गट सही रहे। एंड सेल्मन ओमेगा एज आई सेड की बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 भी।